नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भविष्यवाणी की थी और ऐसा लग रहा है कि उनकी भविष्यवाणी अब साकार होती हुई दिख रही है, सच होती हुई दिख रही है। और वो भविष्यवाणी ये थी कि जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद, और ये जून में उन्होंने बोला था कि जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद ये जो इंडी गठबंधन है ना, ये खटाखट 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 बिखरता चला जाएगा, यानी इसमें फूट पड़ जाएगी, इसका नामो निशान मिट जाएगा। अब भविष्यवाणी तो उन्होंने ये जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस दौरान जब कैंपेनिंग थी उसके बाद उन्होंने की थी, लेकिन अब देखिए हो तो वही रहा है जो प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में सीटों के हिसाब से ही तोला जाता है कि पार्टी कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किस नेता में दम है, किस में ताकत है और किसका पलड़ा अब हल्का हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ इंडिया अलायंस में हो रहा है। राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव हारते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ जाती है इतनी सारी सीटों पर लड़ने के बाद, और अखिलेश यादव तो पहले ही उत्तर प्रदेश में आईना दिखा चुके थे कांग्रेस को, लेकिन अब एक एक करके सभी ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से, जहां पर कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है तो हम आगे आते हैं, मेरे नेतृत्व में अब इंडी अलायंस को आगे बढ़ाया जाए और आने वाले चुनावों में और देश में जो भी अब कुछ होगा उसमें बीजेपी को चुनौती देनी है तो मुझे आप लोग स्वीकार करें। अब खेमाबंदी शुरू हो गई, घेरा लगना शुरू हो गया और ममता बनर्जी के साथ लोग एक एक करके जुटने शुरू हो गए। लेकिन आज एक बड़ा बयान सामने आया लालू यादव की तरफ से, जब लालू यादव ने भी कह दिया है कि कांग्रेस कौन होती है तय करने वाली, भाई ममता जी से अब उनको आगे करिए। अखिलेश यादव पहले ही एक तरीके से रामगोपाल यादव के जरिए ये बात कह चुके थे। उद्धव ठाकरे भी कुछ हद तक ममता बनर्जी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने कल कुछ कहा, आज कुछ कहा, तो वो अभी न्यूट्रल भूमिका में शिवसेना उद्धव गुट जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कुल मिलाकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद राहुल गांधी, उनका जो कद है अब वो पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है इंडिया अलायंस में, और क्या अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है इस गठबंधन का तो फिर पार्टी में भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अब उनके सामने एक और नाम यानी प्रियंका गांधी, उनकी बहन का खड़ा करने की कोशिश होने लगी है। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन किसके साथ है और क्या अब नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग है कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। पहले जरा वो बयान और तस्वीरें देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ममता बंदोपाध्याय जी से कोई बढ़िया और नेता नहीं है जो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकता है। उनका प्रदर्शन आप देखें, यदि कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट देखें तो उनका सक्सेस रेट कांग्रेस का केवल 10% है। आप ममता जी को देखें तो उनका 70% स्ट्राइक रेट है बीजेपी के विरुद्ध जीतने का। टीएमसी ने बड़े स्पष्ट रूप से स्ट्राइक रेट की बात की है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट क्या था, क्या अचीव किया है उन्होंने, हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता माने। और कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का नाम पर मोहर लगा दिया है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। इनकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को दो। तो ममता जी को जो दिया जाए, हाँ दे दे। कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करे, बांग्लादेशियों को बाहर करे,
ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। इंडिया अलायंस सामूहिकता की चीज है, इट्स अ कलेक्टिव। कलेक्टिव में फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, वो भी तब जब उसकी जरूरत हो। अदरवाइज ये कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग राज्यों में जो शीर्ष नेता है वो नेतृत्व में सक्षम है, और कोई रेफरेंडम तो हो नहीं रहा। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात। मैं समझता हूँ उसके बारे में कोई बाहर बयानबाजी करने के बजाय जब इंडिया गठबंधन के नेता आपस में बैठेंगे तो मिल बैठ के तय करेंगे इस पे क्या करना है। ये जो फूट हो रही है ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा करके, वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि चाणक्य के एक सिद्धांत था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर ध्रुव संधियाँ होती हैं। तो ऐसी ध्रुव संधि हुई थी, जब सरकार नहीं बनी तो अपने अपने रास्तों पर वापस जा रहे हैं। अभी बने हैं नेता प्रतिपक्ष, वो कब क्या बोलेंगे एक हमें लगता है कि पता ही नहीं लगता। उनको भी पता रहता है कि नहीं, लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं लगता, समाज को भी पता नहीं लगता है। और लेकिन ममता जी अगर किसी बात पर कुछ बोलती हैं तो बोलती है, तो ममता जी की बात और उनमें अगर तुलना किया जाए तो उस तुलना में तो ममता जी को के अनुसार बेटर है। विरोधाभास कोई आज का नहीं है, और लालू जी किसी को कभी अपना नेता मानते नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और अंत हुआ, तो वो कैसे मान सकते हैं। और बात सही है, तो बिखराव प्रत्यक्ष है, और बिखराव तो ये पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर दिख रहा है। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। देश में कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो ममता दी का जो पास्ट हिस्ट्री है लड़ाई करने के लिए उसका नजदीक भी आए। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। तो यही वो भविष्यवाणी थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, उसी वक्त कह दिया था कि ये गठबंधन इसी तरह से बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। अब जरा आज कुछ सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों पर जाते हैं जरा, और उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या इंडी गठबंधन में ममता के नेतृत्व से, अगर ममता का नेतृत्व होता है तो वो बढ़ेगा मुस्लिम तुष्टीकरण, क्योंकि ममता बनर्जी पर हमेशा यही आरोप लगते रहे हैं। दूसरी तरफ क्या इंडी गठबंधन के सहयोगी ममता के नेतृत्व को करेंगे स्वीकार, ये दूसरा सवाल खड़ा होता है। फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कांग्रेस के अंदर अब स्थिति कैसी बनेगी, क्या उनका कद अब वहां भी कमजोर हो जाएगा, और क्या प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगी अब कांग्रेस का भी नेतृत्व। तो ये कुछ सवाल हैं आज जिस पर हम कुछ जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी मौजूद है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। अशोक यादव जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ हिमराज राम जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, आज आप ही से शुरुआत करती हूँ। स्ट्राइक रेट, इसकी बात हो रही है, और स्ट्राइक रेट में कमजोर हो गई है कांग्रेस पार्टी, ये बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सामने आ गई है। अब खेमेबंदी भी शुरू हो गई है। तो हम ये माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भविष्यवाणी थी, खटाखट खटाखट खटाखट, वो इस संदर्भ में कि टूट जाएगा गठबंधन, वो अब साकार हो रही है। हिमा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ये जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति कर रहे हैं, कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बात की है जिनका खुद का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है कि पहले भाजपा में थे, वहां पे अरुण जेटली जी से लड़ा, फिर आकर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से गए टीएमसी में, खुद ही स्ट्राइक रेट सर जगह पे करते, स्ट्राइक आउट करते रहते हर पार्टी को। तो वो जो स्ट्राइक रेट वाले एमपी है उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी, प्रधानमंत्री जी ने भविष्यवाणी करी, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक वो राजनीतिक व्यक्ति भी है तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दिया, या दूसरी अगर वे प्रधानमंत्री के स्तर पर करते तो थोड़ा सा भविष्यवाणी मणिपुर को भी लेकर कर दे, मणिपुर की क्या हालत है। लेकिन बहरहाल इंडिया अलायंस मजबूत है,
इंडिया अलायंस को लेकर ये जो बातें चल रही है, सबका अधिकार है, इतना टैलेंट है, सबका अधिकार है इस अलायंस को लीड करना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ रीमा जी, और ये मेरा सवाल आपसे व्यक्तिगत, आप एक बहुत रिस्पेक्टेड पत्रकार है, क्या इंडिया अलायंस का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है यूपीए की तरह? नहीं है। यूपीए का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर था, उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी, लेफ्ट वगैरह ये सारी पार्टीज थी। इंडिया अलायंस का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक नेशनल लेवल पर एक अलायंस है विपक्षी, अधिकतर विपक्षी पार्टियों का, कि जो बीजेपी की पॉलिसीज है राष्ट्रीय लेवल पर उसका अपोज करे। स्टेट लेवल पर ये पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ती, ये इस अलायंस का एक वो स्ट्रक्चर है। अगर इस अलायंस के स्ट्रक्चर को बदलना, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर लाना, इसमें कोई गलत बात नहीं, चाहे ममता जी हो, अखिलेश जी हो, उद्धव जी हो, वो उससे ला सकते हैं। तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। ममता जी लीडर बनना चाहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेडी मुख्यमंत्री, उनकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। हमने सुना गिरिराज बाबू जी ने क्या कहा उनके बारे में, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या लेफ्ट को एक्सेप्टेड होगी? अगर अखिलेश यादव जी आते हैं, वो लीड करना चाहते हैं, या अगर सपा चाहते हैं, राम गोपाल यादव जी चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी लीड करें, तो क्या ये बाकी दलों को एक्सेप्टेड होगा? अगर लेफ्ट का कोई लीडर लीड करेगा तो क्या वो ममता जी को एक्सेप्टेड होगा? तो एक ही पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेके गुजरात तक, एक पार्टी है जो पूरे देश में एक उसका एक संगठन है, संगठन कमजोर हो मजबूत हो, लेकिन पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस है। अगर इसे कोई रिप्लेस करना चाहता है उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर तो लाओ। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, ये गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए, ये सब नहीं होता है। आवाम को भी ये पसंद नहीं है। आवाम क्या चाहती है? इस वक्त पार्लियामेंट में बीजेपी को घेरा जाए, बस यही चाहती है। और बीजेपी डिबेट से भाग रही है और बीजेपी की मदद कर रहे हैं ये सारे एमपीज, और शायद जिस एमपी ने स्ट्राइक रेट की बात की वो वापस बीजेपी में जाना चाहे, क्या मालूम, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की बीजेपी की मदद करने के लिए। सिर्फ उस एमपी ने जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने ही अकेले बात नहीं की, लालू यादव भी तो बात कर रहे हैं, राम गोपाल यादव भी तो बात कर रहे हैं, संजय राउत भी तो बात कर रहे हैं। कौन है जो बात नहीं कर रहा है? संजय राउत जी की बात जितना, और आप महाराष्ट्र में आई थी, मैं जानता हूं, अब तो 2 बार आपका मैंने देवेंद्र जी के साथ इंटरव्यू भी देखा, आप महाराष्ट्र की सियासत को समझती है। अगर एमवीए डूबी महाराष्ट्र में, उसका एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत। संजय राउत को गंभीरता से ले गए, ये इंडिया अलायंस भी डूब जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर की भविष्यवाणी तो फिर तो कोई गंभीरता बची नहीं। इसका मतलब ये हो गया ना तहसीन, इसका मतलब ये हो गया संजय राउत तो गंभीर नहीं है, कीर्ति आजाद जो कि एमपी है वो भी गंभीर नहीं है, लालू यादव वो भी गंभीर नहीं है, और राम गोपाल यादव भी गंभीर नहीं है। तो गंभीरता सिर्फ राहुल गांधी में है जो मिमिक्री करते घूम रहे हैं आजकल। रिस्पेक्ट करता हूँ, राम गोपाल यादव जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कई बार उनके स्टेटमेंट्स को माननीय अखिलेश यादव जी नहीं मानते। तो पहले ये अपने घर में डिसाइड कर दे कौन लीडर है, फिर वो आ जाए इंडिया अलायंस का लीडर बनने। कौन ने रोका है? राधिका खेड़ा जी, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है कौन आखिर? बीजेपी की बात हो रही है क्या? हाँ। अब उनके गठबंधन में नेतृत्व कौन करेगा, नहीं करेगा, गठबंधन टूटेगा या बनेगा? अब आपका गठबंधन तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है ना, तो उसकी चिंता होनी चाहिए बीजेपी को। सभी को नमस्कार। देखिए, हमारी चिंता क्या है? वो है देश में स्थिरता रहे, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, और कुछ लोग देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, देश की अखंडता को, देश की डेमोक्रेसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन हम आज क्या हो रहा है, हम हर तरफ से देख रहे हैं कि एमवीए अलायंस, जो कि जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी साहब हैं, वो किस तरीके से विदेशी ताकतों के पपेट बन के काम कर रहे हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तहसीन भाई कह रहे थे सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी। हाँ, इससे बड़े नेता, पैन इंडिया नेता क्या हो सकते हैं जो 88 चुनाव हार चुके हैं। जहां जाते हैं वहां पे चुनाव हारते हैं, जहां जहां वो कैंपेन करते हैं वहां पे कांग्रेस दोबारा नहीं आती। बहुत अच्छा, हमारे तो बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है कि राहुल गांधी बने रहे और हमारी ऐसी ही जीत चलती रहे। लेकिन और एक और बात इन्होंने कही कि खैर ये लोग, इनके आपसी घर का मामला है, ये आपस में एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं वो इनकी प्रॉब्लम है। जैसे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने खुद ट्विटर पे डाला है, आईपी सिंह जी ने, कि 55 साल का बच्चा और क्या क्या युवा, 55 साल का युवा अब बहुत हो गया। तो हर जगह से ये आवाज उठ के आ रही है कि अब राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है। खैर, लेकिन जो नाम चुन के आ रहा है वो एक और परेशानी में डालने वाला है देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सरकार पूरे 5 साल खत्म करेगी और फिर अगली बार भी जीत के आएगी, और ये हम बहुत जिम्मेदारी से हमारा काम बोलता है। लेकिन अगर ममता बनर्जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी के लिए यहाँ पे आवाजें उठ रही हैं कि वो नेता बननी चाहिए, तो ये देश के लिए बहुत ही दुख की बात होगी कि एक महिला विरोधी चेहरा, बाकी सब तो जैसे बता रहे हैं, हाँ वो सिर्फ एक धर्म विशेष मुसलमानों के लिए ही सब काम करती हैं, उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आधी आबादी के सबसे बड़ी विरोधी, एक लौती महिला
मुख्यमंत्री देश में होने के बावजूद जितना महिला विरोध उनके अंदर है, मैंने और कहीं नहीं देखा। महिलाओं के क्या हालात हैं बंगाल में, ये हम देख रहे हैं लगातार, और कुछ सीख नहीं मिली है उनको आरजीकर कॉलेज के बाद भी। अभी भी कुछ दिन पहले एक छोटी सी नवजात बच्ची के साथ किस तरीके से रेप हुआ और बलात्कार हुआ और उसको आईसीयू में एडमिट है, लेकिन कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही। तो ये देश के लिए और बहुत ही दुख की बात होगी कि जो महिला विरोधी हैं, सिर्फ एक तबके की राजनीति करती हैं। वहां पे वो हमने देखा था किस तरीके से वो कंपनियां जो आके बिजनेस बढ़ाती, टाटा को कैसे उन्होंने भगाया, किसी को भी मतलब प्रोग्रेस नहीं चाहती, वहां पे नई जॉब्स आए वो नहीं चाहती। जिस तरीके से वो काम करती है और जिस तरीके की गुंडागर्दी वो करती हैं और जिस तरीके की गुंडागर्दी को वो बढ़ावा देती हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पे तहसीन जी को याद दिला दूं, उन्होंने कहा आवाम क्या चाहती है। तहसीन जी, आवाम ये नहीं चाहती कि आप रोज पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करें, क्योंकि आवाम का ही पैसा खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है, और उनको देख के दुख होता है कि किस तरीके से बहन है तो वो ऐसे ऐसे तालियां बजा के नौटंकी करती है, जिनको ये लगता है कि पार्लियामेंट अब जेएनयू का कैंपस है। संदीप सिंह से पता नहीं वो क्या सीख रही है, और भाई आज जाके वहां पे वीडियोग्राफर बन गया है और रील्स बना रहा है और वीडियो बना रहा है और किस तरीके का ड्रामा कर रहा है। पार्लियामेंट ड्रामा, डांस और नौटंकी की जगह नहीं है। वहां पे देशवासियों के पैसों से काम चलता है, टैक्स पेयर्स, और आवाम चाहती है कि काम हो, और आवाम कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल नहीं चाहती। इसे तीसरी बार लगातार बाहर रखा गया है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन तहसीन जल्दी से जवाब दीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण, महिला विरोधी चेहरा, और खास करके राहुल गांधी जो आजकल कर रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, आपको लग रहा है वो सीरियस बात हो रही है? कभी इंटरव्यू करने, मतलब राहुल गांधी रोज सुबह उठकर एक नए रूप में होते हैं। किसी दिन मजदूर बन जाते हैं, किसी दिन ड्राइवर बन जाते हैं, कल वो पत्रकार बन गए, कभी शेफ बन जाते हैं। उनके अलग अलग रूप है, लेकिन विपक्ष के नेता का रूप कब दिखाई देगा? रीमा जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी और स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी ने ये बात कही थी कि हाउस जो है, पार्लियामेंट जो है, ये विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा, और मैं पॉलिटिक्स को बचपन से देख के आया हूं, कि वर्तमान सरकार डिबेट से भागती है। मैं कह रहा हूं जॉर्ज सोरोस खतरनाक है, बाकी जो मुद्दे हैं आप उन पे चर्चा कीजिए। सरकार क्यों हाउस को स्थगित करना चाहती है? परसों के दिन, फ्राइडे के दिन 50,000 रुपए के लिए अपने हाउस को स्थगित करके, 50,000 रुपए के लिए कितने लाखों रुपए रोज लगते, करोड़ों रुपए लगते रोज हाउस चलाने के लिए। 50,000 रुपए अपने हाउस चलने नहीं दिया। सरकार क्यों भाग रही? क्योंकि उनको मणिपुर पे, संबल पर, बाकी मुद्दों पर, महंगाई पर, फॉलिंग जीडीपी पर चर्चा नहीं करनी। दूसरी बात, जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस मजबूत है। जो इसे लीड करना चाहता है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रपोजल ले आए और उसे लीड करे। लेकिन वर्तमान सरकार ये बताए कि इंडिया देश, मणिपुर से लेकर इंडिया के बाहर बांग्लादेश और सीरिया, जहां पर भारत के खिलाफ, भारत की हुकूमत के खिलाफ सरकारें आई है, और मैं वहां प्रधानमंत्री जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, शेख हसीना और असद के साथ भारत के अच्छे संबंध थे। वो सरकारें जो हमारी रॉ एजेंसी फेल हो गई, उस पर कब हाउस में चर्चा होगी? सीरियस डिस्कशन कब होगा? जीडीपी गिर रहा है, उस पर उनको डिबेट ही नहीं करना है, सिर्फ भागना है। ये है, कहां डिबेट करने दे रहा है विपक्ष? कौन डिबेट? तो हाउस चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अडानी से ज्यादा अशोक, राधिका खेड़ा एक सेकंड, अशोक यादव जी, संबल पर भी आपने सवाल खड़े कर ही दिए थे। आप लोग संबल चाहते थे, लेकिन वो अडानी से आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। यही वजह है क्या कि राहुल गांधी को रिटायर हो जाना चाहिए, ये मांग उठने लगी है? हालांकि उनकी पार्टी अभी उनको युवा मानती है, तो युवा में ही रिटायरमेंट को लेकर के अब बात हो रही है, तो ये भी एक अजीब अनोखा नहीं। देखिए रीमा जी, सवाल खड़े होते हैं लीडरशिप पे अगर परफॉर्मेंस नहीं आता है तो। आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जब माननीय मोदी जी 3,26,000 वोट उनके कम पड़ते हैं, तो पूरा उनका गठबंधन उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया था। आपको उसी दौरान जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 62 से 33 सीटों पर आई थी, तब भी माननीय योगी जी के नेतृत्व पे उन्हीं के लोगों ने सवाल खड़ा किया था। तो सवाल खड़े होते हैं, परफॉर्मेंस अगर पुअर होता है तो। सेम वही स्थिति, नेचुरल स्थिति है इंडिया गठबंधन में। हमारे जो भी नेता इंडिया गठबंधन के सवाल उठा रहे हैं, वो सिर्फ गठबंधन के बेटरमेंट के लिए। आप कारपोरेट में होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, हर क्वार्टर पे, हर 6 मंथ पे एक बार परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। उसमें देखा जाता है कहाँ पे क्या कमी बेची है, फिर उसको अप्रेजल के बाद उसको दुरुस्त किया जाता है। तो ये भी हमारे गठबंधन के जो भी नेता हैं, चाहे हमारे प्रोफेसर साहब हों या और लोग हों, जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अप्रेजल में पास है, फेल है, कितने % का मार्जिन लग रहा है अभी राहुल गांधी का? नहीं, देखिए ये
हमारे इंडिया गठबंधन के लोग उस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि कितना परसेंटेज स्ट्राइक रेट किसका है। आप देखिए सवाल खड़े होते हैं रीमा जी। बिहार विधानसभा 2020 का आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आरजेडी की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पे जिद करके लड़ी और स्ट्राइक रेट कितना रहा? 19 सीटों का। तो इस तरह की दिक्कत होती है। अगर किसी भी दल का, हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के ऊपर खाली सवाल नहीं उठवा रहे हैं, हम हर दल के, हम समाजवादी पार्टी के लिए भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर हमारी जहां पे स्थिति जिस लेवल की है, हमें उसी लेवल पे वहां पे बात रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखी थी फिर जब लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी के सारे वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल गए थे, सारा फायदा कांग्रेस को मिल गया था अखिलेश यादव के होने से, तो तब क्यों नहीं ये सवाल उठाया था? नहीं, देखिए गठबंधन में रीमा जी किसी एक दल का दूसरे दल को फायदा नहीं होता, दोनों दलों को एक दूसरे का फायदा होता है। ऐसा नहीं हम कहेंगे। आपको भी फायदा हुआ है राहुल गांधी के आने से? मतलब देखिए ये बात बेमानी होगी कि अगर हम कहें कि सारा हमारा ही फायदे से कांग्रेस जीती है। देखिए जब इस तरह से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, 2 और 2 5 भी हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं। तो जय जिज्ञासु जी, आपको भी कुछ फायदा हुआ है क्या तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के होने से? और अगर हुआ है तो फिर लालू यादव क्यों चाहते हैं कि ममता बनर्जी आ गया है? देखिए हमारे गठबंधन का नाम ही है इंडिया। इंडिया नहीं है, इंडी है। इंडिया है वो तो आपकी अपनी समझदारी है। राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया था, उनसे पूछा गया था ए का मतलब क्या है इसमें, उन्होंने कहा अलायंस, तो फिर इंडिया अलायंस हुआ या इंडिया अलायंस हुआ? मैं तो आप ही से समझना चाह रहे हो, इस गुत्थी को अभी तक कोई सुलझा ही नहीं पाया है। तो समझ लीजिएगा, हम भी आपसे बहुत कुछ समझते हैं, आप भी मुझे एक बात कहने की इजाजत दें। भाषा विज्ञान में एक शब्द है एक्रोनिम। अगर किसी एब्रिविएशन को एक नाम की तरह पुकारा जा सके तो उसको इसी तरह से बुलाया जाता है, चाहे वो इंडिया हो और भी तरह तरह के शब्द हैं। हमने तो कभी इस तरह से नहीं कहा है, तो इसलिए इन बातों को कोई अर्थ नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारा समावेशी गठबंधन है और अखिल भारतीय स्वरूप का गठबंधन है। कई घटक दल हैं और सबके समन्वय से ये गठबंधन चल रहा है। और जो संसद का सत्र भी चल रहा है उसमें तमाम जनहित के मुद्दे, राष्ट्रीय हित के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, गरीबी उन्मूलन के मुद्दे, कैसे हम आम आवाम को ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकें और हमारी संसद किस तरह से उसमें एक सकारात्मक भूमिका निभा सके, इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और संसदीय लोकतंत्र तो हमेशा वाद विवाद, संवाद, गतिरोध, हस्तक्षेप, विमर्श से चला करता है। और लालू प्रसाद जी के वक्तव्य को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इस वृहद स्वरूप के गठबंधन में बहुत सारे सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और उनका एक लंबा तजुर्बा है और हर किसी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। जो भी सूबाई नेता हैं वो अपने सूबे में स्वयं आगे बढ़कर उस पूरे अलायंस को लीड कर रहे हैं। और जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, उन्होंने भी पिछले कई एक वर्षों में जनमानस में अपने आप को स्थापित किया है। ममता बनर्जी जी बहुत ही फायर ब्रांड लीडर हैं, बहुत ही जद्दोजहद करने वाली लड़ाकू किस्म की नेत्री हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। किस तरह से उस वक्त के राज्यपाल उनके तमाम तरह के लोकतांत्रिक काम में, सरकार के फैसलों में अड़ंगा लगाने का काम करते थे। तो इस तरह से तो कोई स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चला करता है। तेजस्वी यादव जी ने साबित किया इस देश में कि 5 वर्ष की भी सरकार नहीं बल्कि 17 महीने हमने काम करके दिखाया। 5 लाख के आसपास हमने नौकरी दी, लगभग 2.5 लाख की नौकरी जो है उसको प्रक्रियाधीन कराया। तो हम लगातार जनता के हितों मतलब तेजस्वी यादव भी नेतृत्व, उनका भी नाम है क्या नेतृत्व करने वालों में? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगले 30 वर्षों की राजनीति को तेजस्वी यादव जी अपनी शर्तों पर प्रभावित करने जा रहे हैं। उनके अंदर दूरदर्शिता है, उनके अंदर इस राष्ट्र को लेकर एक सकारात्मक विजन है और वो छोटी लकीर नहीं बड़ी लकीर खींचने के हिमायती रहे। अब तक के संसदीय जीवन में कोई ऐसा वक्तव्य आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आचरण नहीं मिलेगा जिसको लेकर हमको अपोलोजेटिक होना पड़े या डिफेंसिव होना पड़े। नहीं, आप सीधा बताइए ना, सीधे सवाल का सीधा जवाब कि क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को रिप्लेस करने के लिए तेजस्वी यादव चेहरा है? जी नहीं, हम ये मानते हैं कि जो गठबंधन की कोई औपचारिक बैठक होगी उसमें सारे घटक दल के नेता मिल बैठकर तय करेंगे कि आने वाले सूबों के चुनाव हो या संसद के अंदर किस तरह से हम और प्रखरता के साथ हस्तक्षेप कर सकें ताकि इस सरकार को
लोकतांत्रिक रहने में एक दबाव बनाया जा सके। ये लगातार जो संविधान से बाहर छलकते रहते हैं, इनके कैबिनेट मंत्री लगातार इस देश की एक बड़ी आबादी को मुंह चिराते रहते हैं। इस तरह से लोकतंत्र नहीं मतलब कुल मिलाकर हेमराज राम जी ये चीज गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री को संवाद स्थापित करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष से, उसके बाद इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। और आप जो कह रही हैं कि जनता के पैसे से वगैरह, अरे भाई जनता इसीलिए जनता के पैसे से विपक्ष जो है एक रचनात्मक भूमिका निभाए और सरकार को आवारा होने से रोके, सरकार को बेलगाम होने से रोके, इसीलिए तो उसमें डिसरप्शन के लिए भी गुंजाइश है। जनता की आवाज जो है वो सुननी चाहिए। जनता ने आवाज दी महाराष्ट्र चुनाव में मैंडेट देकर कि अडानी का मुद्दा जनता के बीच का मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता ने नकार दिया अलायंस को। अब ये चीज अगर नहीं समझ में आ रही है राहुल गांधी को कि अडानी 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 करने से वोट नहीं मिल रहा है, अडानी जैसे लोग और राजनीति में वोट ही सब कुछ है, तो मुद्दे दूसरे चेंज करें। लेकिन ये चीज अगर नहीं समझ आ पा रही है तो इसमें किसकी गलती है? ये एक समय हम लोगों के नेता चौधरी चरण सिंह थे, हम लोगों के मंचों पर, लोकदल के मंचों पर होता था कि ये देश है किसान मजदूरों का, टाटा बिरला की जागीर नहीं। वैसे अंबानी अडानी उठाई जा रही है ना, कोई निजी संपत्ति नहीं है। तो सिर्फ अडानी अडानी हो रहा है और वो भी अकेले खड़े होकर। उनके साथ में तो कोई दिखाई नहीं देता, ना आरजेडी का नेता, ना तृणमूल कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का। हेमराज राम जी, नीतीश कुमार इसीलिए अलग हुए थे क्योंकि नेतृत्व का सवाल था। रुकिए रुकिए रुकिए, आपसे नहीं है सवाल, रुकिए आप एक मिनट। अरे रुकिए हेमराज राम जी, नेतृत्व का ही एक वो पेंच था जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी को भी अलग होना पड़ा था उस वक्त। अब वही सवाल फिर आकर खड़ा हो गया है। अब लालू यादव, तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं या ममता बनर्जी का नाम लेते हैं, सवाल तो यही है ना कि गलती कहां हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इंडी गठबंधन जो खंड खंड में विभाजित है, अलग अलग विचार है, ये बेमेल जोड़ी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं। दरअसल आपने देखा कि किस तरह से इस अच्छा, जिस मुद्दे की आप सब लोग बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसी मुद्दे पर जवाब देने जरा चलते हैं, एक बार उनको सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। का ऑर्डर को आप पालन नहीं करेंगे फिर सदन ठीक से नहीं चल सकता है। ये व्यवस्था बनाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने लगातार चेयर का अपमान किया है और चेयर का डायरेक्शन को भी नहीं मानते हुए बहुत गलत तरीके से सदन में व्यवहार किया है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक आम परिवार से, एक गरीब किसान परिवार से आते हैं, जाट कम्युनिटी से पहली बार उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं और हमेशा उपराष्ट्रपति जी किसानों के भलाई के लिए, गरीबों के लिए, देश का भलाई के लिए संसद में भी बात रखते हैं और संसद के बाहर में भी अपना मत रखते हैं और हम लोगों को गाइड करते हैं। हम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं, बहुत ही एक नेक इंसान है और उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है, इसका हम सब फख्र महसूस करते हैं। लेकिन जो नोटिस चेयरमैन के खिलाफ, उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में जो नोटिस सर्व किया है, सबसे पहले मैं उस नोटिस सर्व करने वाले 60 एमपीज जिन्होंने साइन किए हैं उनका इस कदम को मैं खंडन करना चाहता हूं। दूसरी, हमारे पास पूरा बहुमत है, एनडीए सरकार के पास पूरा संख्या है और सदन के पूरे मेजॉरिटी मेंबर्स उपराष्ट्रपति जी को ऊपर में पूरा भरोसा है। हम माननीय चेयरमैन का कामकाज से बहुत खुश हैं और हम उसके प्रति धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि वो समय समय पर सदन का भी अच्छा से चलाते हैं और हम सबको गाइड करते हैं। ऐसे समय में जब
देश का सामने में जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन, जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी का तालमेल, आपस में जो उनके एक भारत के विरोध में काम करने का सिलसिला और गतिविधि सामने में आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बीच में साठगांठ रिपोर्ट सामने में आने के बाद OCCRP और कांग्रेस नेतृत्व का तालमेल जब से सामने में आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी बहुत बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। हम चाहते हैं कि देश के सामने में कांग्रेस का नेतृत्व माफ़ी मांगना चाहिए, देश विरोधी ताकतों के साथ तालमेल करके काम करने का जो रिपोर्ट सामने में आए हैं उसको लेकर के पूरा देश बहुत गंभीर है, चिंतित है कि देश के लिए काम करने के लिए संसद में जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मुख्य राजनीतिक दल इस देश का, कांग्रेस पार्टी ने लगभग 60 साल तक इस देश को शासन किया है और उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व जॉर्ज सोरोस और OCCRP जैसे संगठनों से साठगांठ होना ये बहुत ही गंभीर मामला है, हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और जो लोग उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में नोटिस का उस पत्र में साइन किया है उनको कहना चाहता हूं कि इस तरह के हरकतें ना करें, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति का पूरा सम्मान होना चाहिए, राज्यसभा का सदन का सभापति का पूरा सम्मान होना चाहिए और इस नोटिस का हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और इस तरीके के नोटिस कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो नोटिस अपना गलत काम को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो नोटिस सर्व किए हैं चेयरमैन के खिलाफ, वो शर्मनाक है, ऐसा हरकतों से बचना चाहिए। Sir, the Congress party has said, and the Congress and the alliance partners have said that because the RSF has acted in a partisan manner, and perhaps that is why they are compelled to bring this. But the government has always stated that we are ready for debate and discussion, but there should not be any disruption. How do you react to this? Government from the very first day has been very insistent that the House must function smoothly and all the listed business must be transacted in a proper manner. The business advisory committees of both Rajya Sabha and Lok Sabha have already sat, decided and allotted the times for bills as well as for the discussion on the Constitution of India and its adoption. This is the 75th year of the adoption of the Constitution of India. We have already given dates, 13th and 14th to be discussed in Lok Sabha and 16th and 17th of December in the Rajya Sabha. When all the business are decided, when the time allocation has already been finalized, there was no need for the Congress party and the opposition leaders to serve a notice against the Honorable Chairman of the Rajya Sabha. This notice is only prompted by their effort to get away from the exposure of the links between OCCRP, George Soros and the leadership of the Congress party. This kind of diversionary tactics will not succeed, and we are very strongly defending the Honorable Chairman of the Rajya Sabha. Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar ji, is born in a very humble farmer family. He is a voice of the Kisan of our country. He is the first Uprashtrapati belonging to Jat community.
this kind of assault on the chair of the Rajya Sabha is extremely regrettable, and I would urge the Congress party and those members who have signed the petition against the Honorable Chairman to seek apology and desist from conducting in this kind of regressible and reprehensible manner. सर, लेकिन नियमानुसार उनका कहना यह है कि अगर 50 से ज़्यादा सांसद साइन करते हैं तो it has to be accepted for discussion. Acceptance करने में हमारा कोई समस्या नहीं है. It is not about the acceptance or discussion on the notice. It is a question of the integrity and the thought behind bringing such condemnable steps taken by the Congress party and the other members, those who have signed the petition. I am very, very clear about it. We are proud of the Honorable Vice President of India, and he has been extremely professional and impartial. One of the points mentioned in the petition is that the Honorable Vice President. तो यही वो बात है तहसीन पूनावाला जी, किरण रिजिजू ने जो बात कही ना, इसीलिए नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं कि पहले आप ऐसी बातें करो, ऐसी हरकत करो सदन में और उसके बाद सभापति पर ही सवाल खड़े कर दो। यही नेतृत्व है वो राहुल गांधी का जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। तहसीन, माननीय मंत्री जी ने जो बातें की, एक आज ही जिस मीडिया आउटलेट का जिक्र वर्तमान सरकार ने किया है, जिस मीडिया आउटलेट का जिक्र किया है कि उस मीडिया आउटलेट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन था वगैरह वगैरह, उस मीडिया आउटलेट ने कहा है हमारी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। वो खबर आज मीडिया आउटलेट ने कहा है, वर्तमान सरकार को झूठा है। अमेरिकन एम्बेसी ने ये कहा है कि जो सरकार कह रही है अबाउट, जो वर्तमान सरकार उन पे आरोप लगा रही है, उससे वो डिसअपॉइंटेड है। शब्द डिसअपॉइंटेड अमेरिका ने भारत के लिए यूज किया है। वो ठीक है, अगर सरकार को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लाना उनका अधिकार है, वो करे, इससे देश का नुकसान हो रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति, चेयरपर्सन राज्यसभा, और मैं इससे एक कदम आगे जाता हूं, माननीय लोकसभा स्पीकर, ये दोनों पद इन दोनों पदों पर जो व्यक्ति हमेशा बैठे हुए, उन्होंने ये पदों को जिम्मेदारी से निभाया। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि माननीय स्पीकर लोकसभा और माननीय चेयरपर्सन राज्यसभा, ये दोनों पक्षपात कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि एक न्यूट्रल हाउस चलाने के रूप में ये काम कर रहे हैं। और बहुत दुख होता है कि जो सवाल के जवाब है वो दिए बगैर वो माननीय उपराष्ट्रपति के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें। मनमोहन सिंह जी भी बहुत गरीब घर से आए, उनकी आलोचना सुषमा स्वराज जी करती थी। आलोचना करना उनके काम पर, उनके पर्सनैलिटी पर नहीं, उनकी स्थिति पर कोई आलोचना नहीं कर रहा, उनके काम पर। और जो काम उनका है, उस चेयर को जस्टिस देना, उस चेयर पर बैठ के हाउस को जस्टिस देना, हाउस के माध्यम से आवाम को जस्टिस देना, वो काम से वो भागकर भाजपा के कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं। और जो विपक्ष कर रहा है एक होकर, शायद विपक्ष नहीं जीते, ये वोट शायद नहीं जीते, लेकिन देश में एक मैसेज जा रहा है कि जो उस संवैधानिक पद पर बैठे, वो संवैधानिक पद का आदर करे, उसकी गरिमा को समझे। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जयंत जी ने कहा, बार बार ये कहा जाता है इंडिया अलायंस, नहीं, वो इंडिया अलायंस है। क्या हम बीजे पार्टी करते हैं? हम बीजेपी कहते हैं ना, बीजेपी पार्टी। क्या हम एनडीए अलायंस? बीजेपी पार्टी नहीं बोलते, सिर्फ बीजेपी बोलते हैं। करेक्ट, हम एनडीए अलायंस बोलते हैं। मैं बता रहा हूं, इसलिए ये इंडिया अलायंस, ठीक है, ये भाजपा को करना है, वो उनका अधिकार है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी लोग क्यों इंडिया अलायंस कहते हैं। इंडिया अलायंस है और वही होता है, वही भाषा, वैसे ही लैंग्वेज। ठीक है, राधिका खेड़ा जवाब देंगी। ओके, तहसीन जी, इसको इंडिया अलायंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो समूह है, ये देश विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संलिप्त है। किस तरीके से ये लोग जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बन के देश में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जॉर्ज सोरोस जो साफ तौर पे कहता है कि मुझे यहाँ की सरकार को गिराना है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लानी है। और कांग्रेस पार्टी जो इस इंडिया अलायंस की हेड है, राहुल गांधी, उनकी माता जी की किस तरीके से रिश्ते हैं एफडीएल-एपी में, और वो को चेयर है। वही एफडीएल-एपी जो ये कहता है कि कश्मीर एक अलग देश है, वही एफडीएल-एपी जो ये कहता है कि पाकिस्तान की कसीदे पढ़ता है, और किस तरीके से वो भारत विरोधी गतिविधियों में जॉर्ज सोरोस के लोग उसको फंड भी करते हैं।
तो देश विरोधी लोगों को हम इंडिया तो कह नहीं सकते, हम अपने देश का नाम बदनाम नहीं कर सकते, इसलिए वो इंडिया अलायंस ही रहेंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन देश विरोधियों के साथ ऐसे ही पेश आया जाएगा। और रही बात कि हम क्या करने वाले, क्योंकि मुझे पता है सामने से तहसीन जी का सवाल आएगा कि तो आप लोग कार्रवाई करिए, राहुल गांधी पे कार्रवाई करिए। बिल्कुल कर रहे हैं, फिर आप आके मत कहिएगा कि ये झूठी कार्रवाई हो रही है, ये ऐसा कैसे कर दिया, ये है वो है। कार्रवाई सोनिया गांधी के उस चेयर पे होने की, जो हमारे कश्मीर को एक अलग देश मानते हैं, जो पाकिस्तान के कसीदे पढ़ते हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी। जॉर्ज सोरोस कैसे फंडिंग कर रहा है अलग अलग संस्थाओं के थ्रू, राजीव गांधी फाउंडेशन पे, उस पर भी कार्रवाई होगी। और उस पर भी कार्रवाई होगी कि कैसे हर संसद के सत्र के पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कठपुतली हैं जॉर्ज सोरोस की, उनको एक टूल किट आता है जिसके तरीके से वो इश्यूज को उठाते हैं और क्या क्या करते हैं। और जैसे आप सब भी जानते हैं, तहसीन जी को तो ये पता ही होगा कि किस तरीके से राहुल बाबा 2021 से पहले एक शब्द नहीं बोलते थे कास्ट सेंसस का। एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है जो इसी अखबार के लिए भी लिखते हैं, जो आज ये आपत्ति उठा रहे हैं, क्रिस्टोफर जेफ्रोलेट, उन्होंने साफ तौर से ये उठाया था। आर्टिकल सितंबर 2021 में उनका इंडिया के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, उस पे हुआ था। उसके बाद से राहुल गांधी ने ये उठाना शुरू किया था। और वो जो मैगजीन आज मीडिया पार्ट कह रही है उसके लिए भी लिखते हैं, तो तार एक एक करके जुड़ रहे हैं, तो उनको ये तकलीफ होगी। और आप कह रहे थे यूएस ने इस बात पे आपत्ति जताई है, आपको यूएस की आपत्ति पे तकलीफ है, पर आपको इस बात से आपत्ति नहीं है कि यूएस स्पॉन्सर्ड जॉर्ज सोरोस और ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, हमारे देश में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बात से तकलीफ है कि उनका दिल दुख रहा है, लेकिन भारत को जो नुकसान पहुंच रहा है, देखिए आपसे मैं उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप राहुल गांधी के नक्शे कदमों पे चलेंगे। आप में और उन पे बहुत अंतर है, उनको थोड़ा समझाइए कि देश विरोधी काम करने बंद करे। इस देश ने उनकी माताजी को एक्सेप्ट किया है, जो दूर देश से आके, बाहर विदेश से आके यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है। इस देश ने उनको बहुत प्यार दिया है, लेकिन अगर वो देश विरोधी गतिविधियों को स्पॉन्सर करने वाले, कश्मीर को अलग हिस्सा मानने वाले ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर चेयर, FDL AP पे चेयरपर्सन बन के रहेंगी, तो ये बहुत ही दुख की बात है। हर आदमी तकलीफ में होगा, हर औरत जिसने उनका साथ दिया है। ठीक है तहसीन, मुद्दों की बात हम कर रहे थे ना, और इसीलिए नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए हैं। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में जो आपसी खींचतान दिखाई दे रही है, कैंपिंग दिखाई दे रही है, एक कैंप राहुल गांधी नहीं है, एक कैंप प्रियंका गांधी, और वही कैंपिंग अब सारे जो अलायंस है वो भी भाप रहे हैं इस बात को, वो भाप चुके हैं। देखिए सच बता रहे थे, देखिए मैं सच बता रहा हूँ। देखिए मैं सच बता रहा हूँ। हम पार्ट है इस फिल्म के, हम साथ साथ है। भाजपा वाले हम आपके हैं कौन, इनको इसमें क्या लेना देना। मैं बता रहा हूँ, आप छोड़िए ना, हमारा घर, हमारा इंडिया अलायंस सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल दोनों के बीच में जब से प्रियंका गांधी सांसद बन के आई है तब से ही तो ये चीज शुरू हुई है ना। पहले तो नहीं बात करते थे राहुल के नेतृत्व पर, अब अचानक से शुरू हो गई है ये बात। देखिए प्रियंका जी का पार्लियामेंट में आना सब इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रियंका जी जिस लहजे से, जिस डिसेंसी से वो बात करती है, जिन मुद्दों को उठाती है, मुझे गंभीरता से बात करती है, मुझे लगता है पूरे देश को इंतजार है जब वो अपना फर्स्ट स्पीच देगी पार्लियामेंट के अंदर। और इसीलिए शायद वर्तमान सरकार डरते पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही। लेकिन मैं इससे आगे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, इसीलिए डर कर वो चाहते नहीं कि प्रियंका जी की आवाज पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश में जाए। इसलिए ऐसा क्या होने वाला है कि उससे डर रही है बीजेपी की, वो बोलेंगी तो पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बात मत बंद करिए, क्योंकि बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। किस चीज से? मतलब राहुल गांधी एक्सपोज नहीं कर पाए, लेकिन प्रियंका गांधी बोलेंगी तो एक्सपोज कर देंगी। बिल्कुल, जो देश के जीवित मुद्दे है, संबल है, मणिपुर है, जो देश के महंगाई है, नौकरी है, जो देश के जीवित मुद्दों, उन पर प्रियंका जी बात करेगी। बांग्लादेश के साथ जो हुआ है, जो रॉ डेस्क वहां पर उनको पता नहीं चला, जो सीरिया में हुआ है, जो जिसका बहुत रेपरकशंस होगा भारत पे, तो प्रियंका जी जब इन मुद्दों पर बोलेगी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो राहुल जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं इन मुद्दों पर? जी राहुल जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं इन मुद्दों पर? सरकार चलने नहीं दे रही, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार के 50,000 रुपए के लिए हाउस को स्थगित कर रही है। आप सोचिए इस बात को, 50,000 रुपए का बंडल मिल गया, ऐसे बात करिए, खुद ही ने डाला होगा भाजपा वालों ने, और फिर हाउस को चलने नहीं दे रहे, करोड़ों रुपया वेस्ट किया। 50,000 ब्रेक लेना है, लेकिन राधिका खेड़ा जवाब देगी, फिर ब्रेक लेती हूँ। राधिका खेड़ा, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम प्रियंका गांधी की फर्स्ट स्पीच से डर रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री जी की हर स्पीच से डरते हैं, इसलिए जब नई संसद इस नई गवर्नमेंट की पहली स्पीच प्रधानमंत्री जी ने अपनी दी, तो राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे इशारा कर करके अपने
पिट्ठुओं को बोल रहे थे, क्योंकि अब तो वो पिट्ठू ही बन के रह गए हैं, क्योंकि उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में अपना दिमाग तो रह नहीं गया है। राहुल गांधी ऐसे इशारा करते थे, भागे भागे जाते थे वेल के अंदर हंगामा करने के लिए। किस तरीके से महागुंडे राहुल गांधी बाकी छोटे छोटे गुंडों को इशारा करके सिखा रहे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ तहसीन जी कि क्या बोल रहे हैं, जब राहुल गांधी ऐसे कर रहे थे तब तो आप नहीं बोले क्या बोल रहे हैं, तब तो आप ताली बजा रहे थे, आपके सांसद खूब आप संसद सदस्य को गुंडा कर रही हैं। भारत के नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को गुंडा कर रही हैं, और फिर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी फिर तो नजर आते हैं इस देश के आवाम को। आप भाषाई मर्यादा तोड़ेंगी। राहुल गांधी को अगर आप गुंडा करार दे रही हैं तो नरेंद्र मोदी फिर महागुंडे नजर आएंगे। अगर आपको इसी तरह से यही तर्ज डिबेट रखना है तो फिर मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा, देश विरोधी लोग वो हैं जो इस देश के पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये माफ किए हैं। 16 लाख करोड़ रुपये। एक सेकेंड, जिज्ञासु जी, संस्थानों जिज्ञासु जी, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में एक शब्द बोला। जिज्ञासु जी, राजनीति की भाषा में आप बात कर रही हैं। जिज्ञासु, राहुल गांधी का भी आपको डराएगा। जिज्ञासु जी, बेईमान क्या लोग हैं, इतना ही दुख आपने आपको, देश के साथ इतना गद्दारी की ही है। गुस्सा, जय जिज्ञासु बनाने में जी, आपका रत्ती जय भर योगदान नहीं। जिज्ञासु जी, सुनिए, RSS के एक क्या भी इतना व्यक्ति गुस्सा का। आपको तब भी आया था जब लालू प्रसाद यादव ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जैसा बयान दिया था? क्या इतना गुस्सा तब आया था जय जिज्ञासु आपको? जय जिज्ञासु, जय जिज्ञासु, आप सुन ही नहीं रहे। ये क्या क्या आज आपको इतना गुस्सा तब भी आया था जब एक देश के राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके लिए लालू प्रसाद यादव ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था? क्या तब भी आपका खून खोला था? नहीं आया था। उनके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, कौन से शब्द का इस्तेमाल तब किया? आपको नहीं खराब लगा? लेकिन राहुल गांधी के बारे में अगर गुंडा बोला है तो आपको खराब लगेगा। चोरों की जमात, देश को आग में झोंकने वाले, आपको फिर तब भी बुरा लगना चाहिए था जब नीतीश कुमार उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने किया था। तार करने वाली पार्टी की प्रवक्ता कौन नहीं जानता, वो सरकार के सारे प्रसंगों को झुलसाया ठीक है, जा रहा है। आपका ऑब्जेक्शन आ गया। अब राधिका खेड़ा कंप्लीट करेंगी। धन्यवाद। मुझे चारा चोरों से यहाँ पे ज्ञान नहीं चाहिए कि कौन बेईमान है और क्या कर रहा है। और फिर ये बीच में बोलेंगे रीमा जी को म्यूट कर दीजिए। इस तरीके की डिबेट मैं नहीं कर सकती। से ज्ञान नहीं चाहिए, हमको अंग्रेजों के दलालों से ज्ञान नहीं चाहिए। मेरे को ऐसे ये सोचते आप राहुल गांधी को गुंडा बोलेंगे, हम इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। और हम तो मत करिए बर्दाश्त, छोड़ दीजिए। आप लोग वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, आपके हिसाब से तो ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। आपको सब तकलीफ इसीलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव इतने कागज इकट्ठे करके लाए थे ताकि अपने आप वोट बना सके। तो जिस तरीके की चोरी और गुंडागर्दी आप लोगों ने बिहार, देखिए ये बोलने के तो मैं बोलूंगी, मैं चीखाचीली नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहेंगे आज की पंचायत। बीच में छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। चलिए राधिका खेड़ा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद तहसीन पुरावाला जल्दी से। मैं उम्मीद करती हूँ अब फिर मेरे बीच में नहीं बोला जाएगा। नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा अब। धन्यवाद। देखिए, जब चारा चोर और हर तरीके के भ्रष्टाचार करने वाले बेल पे बाहर लोग यहाँ पे आके ज्ञान देते हैं तो बहुत ही हास्यास्पद हो जाता है। और ये बात कर रहे हैं, फिर ये बीच में बोलेंगे, इनको तकलीफ है, या तो आप इनको म्यूट कर दीजिए रीमा जी। मैं बीच में नहीं बोली इनके। ये चारा चोर बोलेंगे, हम तरीपार बोलेंगे, चलिए हम दंगाई बोलेंगे, हम बलवाई बोलेंगे, हम उचक्का बोलेंगे इनके नेता को। हो गया,
रीमा जी अगर ये बोल चुके हो तो मैं अगर तमीज से आप बात करेंगे तो मैं भी तमीज से सुनूंगा। करेंगे और आप चाहते हैं कि ये पूरा डिबेट ऐसे ही जाए तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए बोलिए। हमारी कोई इच्छा नहीं है, आप चाराचौर बोलेंगे तो हम आप जो चाराचौर है उसको चाराचौर बोला जाएगा। और इसी और जो आप देश के गृह मंत्री के लिए या किसी के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों को देखिए फिर जी ये तरीका नहीं हो रहा। इनको डिबेट करनी नहीं आती है, इनको सिविलाइज डिबेट का मतलब नहीं पता, तो मैं म्यूट कर दीजिए प्रोड्यूसर। बार बार मैं बोल रही हूँ, जो किसी के बीच में कोई बोलेगा उसको म्यूट किया जाएगा, ये रूल है एक शो का। धन्यवाद रीमा जी। यहाँ पे आके जिस तरीके से ये चुनी हुई सरकार जो बार बार चुनी जा रही है, तीसरी बार देश की जनता ने जिन्हों को चुना है उनके ऊपर ऐसे कमेंट्स करना चाहते हैं, वो इनकी इच्छा। और मैं तो चाहती हूँ ये लगातार ऐसा बोले, क्योंकि रीमा जी ये जितनी बार नरेंद्र मोदी जी हो, गृह मंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं, उतनी बार हम और प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं। महाराष्ट्र के नतीजे और हरियाणा के नतीजे से अगर एमवीए अभी तक नहीं समझा है, खैर जिनका सारा ध्यान ही चारे के अंदर हो उनके दिमाग में भी चारा भर जाता है, इसीलिए उनके प्रवक्ता ऐसी बात करते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ ये बात कि जिस तरीके से यहाँ पे बोला गया था कि प्रियंका जी बोलेंगी तो नहीं बोला तो हम लोग डरेंगे। आप लोग तो प्रधानमंत्री कुछ आते भी हैं संसद में, आप लोग कांपने लग जाते हैं, इसीलिए अंदर आने से भी डरते हैं। आप लोग बोलने नहीं देते, आपको डर लगता है कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो राहुल बाबा की सारी चीजें सामने आएंगी। राहुल जी उस दिन जब बोल रहे थे, जब इन्होंने प्रधानमंत्री को रोका था, तो उन्होंने तब भी झूठ बोला था। मुझे लगता है प्रियंका वाड्रा भी उनके नक्शे कदमों पे चली गई। कैसे उन्होंने किसानों पे झूठ बोला था, उन्होंने देश की अलग अलग चीजों पे झूठ बोला था, और हमारे सारे मंत्रियों ने तुरंत उनको काउंटर एक के बाद एक किया था। शिवराज चौहान जी भी उठे थे, किस तरीके से ये काले कानूनों के ऊपर बोले थे, और हर चीज के ऊपर सब चीज सामने आ गई थी कि कैसे वो झूठ बोल रहे हैं और सबको सारी चीजें मिल रही हैं, किसानों को उनका टॉपिक पर एक बार फिर से आते हैं क्योंकि अब वक्त कम है फाइनल कमेंट के लिए। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, अब सवाल एक बार फिर से घूमकर वही आता है, तहसीलपुरा वाला, राहुल नहीं तो कौन? अब ये सीधा सवाल आपसे है, एक एक जवाब मैं सबसे लूंगी। आगे जो चुनाव हो गया 2029 के जो चुनाव हो गए, दिल्ली का चुनाव अब आने वाला है, उसमें आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है। वो ठीक है और उनका अधिकार है, दिल्ली में वो बड़ी पार्टी है तो वो उनका अधिकार है तय करना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस भी मजबूत थी दिल्ली के अंदर, अब थोड़ी सी वीक हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूत पार्टी, तो ये मानना पड़ेगा दिल्ली में अब वीक हो चुकी है। अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उसके का बेटर जानती है, बट सवाल ये है कि आपकी जो देश की जनता है वो भाजपा के खिलाफ हो चुकी है और देश की जनता, देश की आवाम भाजपा को हटाइए। पहले देश की जनता भाजपा के खिलाफ कैसे? महाराष्ट्र के नतीजे अभी क्या आए हैं? लैंडस्लाइड विक्ट्री, तो फिर देश की जनता कैसे भाजपा के खिलाफ है? क्योंकि देश की जनता जानती है कि जितने भी ये स्टेट की चुनाव ये जीत रहे हैं या जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्योंकि एमवीए मजबूत नहीं था वहां के अंदर, वहां पर जो अंदरूनी लड़ाई थी उसकी वजह से, इसलिए इंडिया अलायंस को मजबूत होकर एक पॉजिटिव एजेंडा रख के एक शैडो कैबिनेट बनाकर भाजपा को हटाना ये बेहद जरूरी है। और ये जो बातें हो रही है कि कौन लीड करेगा, मुझे लगता है ममता जी हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी भाई हो या राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, जो भी लीड करे वो एक एजेंडा के साथ लीड करे। सारे टैलेंटेड लोग हैं, ये वो इंडिया अलायंस है जहां पर सारे टैलेंटेड लोग हैं, सब काम की बात करते हैं, मन की बात कोई नहीं करता है। जयंत जिज्ञासु जी, बिहार के चुनाव भी अब आने वाले हैं, तो वहां पे आरजेडी बड़ी पार्टी है। जयंत जिज्ञासु जी, स्वाभाविक रूप से तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव इंडिया लड़ेगा और देश के स्तर पर सामूहिक नेतृत्व के साथ आपको एक प्रतिरोध की बहुत सशक्त आवाज दिखाई पड़ेगी। ठीक है अशोक यादव जी, अब ये फालतू टाइप के लोगों को मैं जवाब नहीं देता। ट्रेनिंग ऐसी हो सकती है, हमारे नेता कहते हैं कि शालीनता से अपनी बात रखिए, कोई गाली गलौज करे तो उस गाली को स्वीकार मत कीजिए, उसका मुकम्मल जवाब दीजिए, वही हम करते हैं। इतने सड़क छाप गुंडों की भाषा में हम बात नहीं करते। एक महिला एंकर के सामने एक महिला के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं, अरे काहे को महिला, काहे को पुरुष, हम तो बराबरी वाले लोग हैं, महिला को मानने वाले लोग, हम अपने साथ रमा मित्रा को घुमाते हैं। अशोक यादव, लोग बंद कमरे में अंधेरे में कोई जयंत जिज्ञासु जी, एक तो आप सबके बीच में बोले, एक तो आप बीच में बोलते हैं, फिर आपको शब्दों से भी आपत्ति होती है। इसका जवाब आपको अशोक यादव जी, देखिए रीमा जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात चल रही है,
ओके अशोक यादव जी से सवाल है के साथ रिश्ता ठीक है जयंत जी, हो गई आपकी बात, आ गई, अब रुकिए जयंत, अशोक जी। रीमा जी देखिए, इंडिया गठबंधन के घटक दल मिल करके इस जो सरकार, जो मोदी जी की सरकार जो अपने आप को देशभक्त बताती है, जो अपने आप को धर्म की रक्षा करने वाली बताती है, उसके आड़ में ये जिस तरह से देश को बेच रही है, इस देश को बेचने वाली सरकार को, मेरा लास्ट जल्दी से देखिए मैंने वही नेतृत्व चाहते हैं, मैंने यही कहा कि इस सरकार को, देश बेचने वाली सरकार को, किसान की हत्यारी सरकार को, नौजवानों और छात्रों के हत्यारी सरकार को हटाने के लिए हम लोग अपना नेता बहुत जल्द चुन लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपस की बात चुन लेंगे मतलब राहुल गांधी हट रहे हैं, ये तो सीधा नहीं, देखिए राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, इंडिया घटक दल के नेता हम लोग जब अवसर आएगा तो हम लोग चुन लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता रहे हैं अभी तक, अब वो नहीं रहे। नहीं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व होगा हम लोग मिल बैठ के सुलझा लेंगे। सवाल सिर्फ एक हमारे सामने रीमा जी कि इस देश में जिस तरह से प्रियंका गांधी नेता हो सकती हैं, देखिए अब इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर नेता का चुनाव कर लेंगे, ये नेतृत्व का कोई सवाल नहीं है। सवाल है इस मोदी सरकार को हटाने का, सवाल है इस देश को बेचने वाली सरकार को हटाने का, सवाल है किसानों की हत्यारी सरकार को हटाने का। अच्छी नेता होगी। तहसीन, क्या फाइनल कमेंट? क्या मैं मानता हूं कि प्रियंका जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस हरा सकता है, प्रियंका जी और राहुल जी और बाकी सारे लीडरों के नेतृत्व में, बाकी सारे लीडर्स, हाँ बाकी सारे लीडरों के नेतृत्व में हरा सकता है। अखिलेश जी हो, तेजस्वी जी हो, ममता जी, मतलब नेतृत्व प्रियंका जी करें। प्रियंका जी आगे आए, मुझे लगता है वो जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट कर सकती है, अगर इंडिया अलायंस अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करेगी तो उसमें मुझे लगता है कि देश की सियासत पलट सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी कमेंट के साथ आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। और इसीलिए बात तो यहाँ पर ममता बनर्जी की हो रही थी कि क्या ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए, लेकिन अब तो भाई बहन के बीच ही ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन में जो दरार थी वो भाई बहन के बीच में भी क्या शुरू हो जाएगी, यानी प्रियंका गांधी का नेतृत्व हो। अब अगर ये भी आवाज उठने लगी है एक खेमे की तरफ से, तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर चुनौती है कौन? ममता बनर्जी चुनौती है राहुल गांधी के लिए, या खुद प्रियंका गांधी उनकी बहन वो चुनौती है? चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।